तो क्रॉस इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, क्या हमें बताता है, इसके विषय में देखते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का सीधा मतलब ये होता है कि जब जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो। ठीक है, मान लीजिए बाजार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक वस्तु है, ए वस्तु है, इसका कोई अपना मूल्य होगा, प्राइस होगा, एंड कोई अपनी क्वांटिटी होगी। दूसरा कोई कमोडिटी, बी कमोडिटी है, इसका कोई प्राइस होगा एंड इसकी कोई क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, ए वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है और बी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, तो क्रॉस हो गया। ठीक है, इन आपका यानी ए वस्तु के मूल्य के परिणाम स्वरूप बी वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार क्या होता है कि आप सोसाइटी में देख सकते हो कि मान लीजिए आपका चाय है और कॉफ़ी है। चाय और कॉफ़ी के अंतर्गत आप ये देख सकते हो कि अगर बाजार में प्राइस ऑफ टी का प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है, चाय का दाम बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाती है। तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी पहले से बढ़ जाएगी, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि चाय के प्राइस में बढ़ोतरी होने से डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाती है, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। इसके अंतर्गत हम जो लोच निकालते हैं, लोच हमको तीन प्रकार की इसके अंतर्गत लोच आती है। पहली लोच आती है धनात्मक, जिसको हम लोग पॉजिटिव लोच भी कहते हैं, धनात्मक पॉजिटिव। दूसरी हमारे पास इलास्टिसिटी आती है ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव, ऋणात्मक मांग की लोच आती है। और तीसरी आती है शून्यात्मक। तीन प्रकार की लोच हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और तीन प्रकार की शून्यात्मक, तो तीन प्रकार की जो लोच होती है, तीन प्रकार की लोच हमें क्या डिफाइन करती हैं, इसके विषय में आइए हम जानकारी लेते हैं। धनात्मक जो लोच होती है वो क्या बताती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो आपके जो धनात्मक मान आता है क्रॉस इलास्टिसिटी का, ये हमें एक कमोडिटी के विषय में बताता है, और वो कमोडिटी में आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसी प्रकार ऋणात्मक लोच का मान, मतलब कोई भी वैल्यू आएगी, इलास्टिसिटी हमें फाइनली कैलकुलेट होकर के निगेटिव मिल जाती है। और शून्यात्मक का मतलब ये होता है कि दोनों वस्तुओं के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता। तो क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत तीन प्रकार की लोच निकलती है, एक धनात्मक लोच होती है, एक ऋणात्मक लोच होती है, और एक शून्यात्मक लोच होती है। तीन प्रकार की लोच की गणना हम करते हैं। तो इस प्रकार अब हम क्या देख सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत, कि क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत जब हम किसी वस्तु की, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आता है। इस प्रकार हमें दो प्रकार की वस्तुएं इसके अंतर्गत डिफाइन होती हैं। एक वस्तु आपकी पूरक वस्तु कहलाती है और दूसरी वस्तु आपकी स्थानापन्न कहलाती है। तो अब क्या होती है, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी किसे कहते हैं, पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु वो वस्तु होती है जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो एक वस्तु की डिमांड, ए वस्तु की डिमांड डिक्लाइन करती है, तो उसके परिणाम स्वरूप बी वस्तु की भी डिमांड क्या होती है, डिक्लाइन करने लगती है। यानी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो ए कमोडिटी की डिमांड कम होती है और उसके साथ बी कमोडिटी की डिमांड कम होती है। तो इस प्रकार जो डिमांड डिक्लाइन करता है उसे हम लोग पूरक वस्तु की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास होता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु वो वस्तु होती है जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, कम होती है, जबकि अन्य वस्तु की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा बिहेवियर अगर हमको कहीं दिखाई पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्थानापन्न कैटेगरी में रखते हैं कि उस वस्तु की डिमांड तो डिक्लाइन करेगी,
बट अनदर जो कमोडिटी बी है, उस बी वस्तु की क्या हो जाती है, मांग पहले से बढ़ जाती है, तो उस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग स्थानापन्न वस्तु की अंतर्गत या श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें दो प्रकार की वस्तुओं की स्टडी इसके अंतर्गत मिलती है, यानी जो मांग की लोच होती है, वो मांग की लोच हमें दो प्रकार की वस्तुओं के विषय में अवगत कराता है, और दो प्रकार की वस्तुएं यहां पर पूरक होंगी। पूरक की मैं फिर से डिफिनेशन बता देता हूं। अगर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो, ठीक है, अगर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो तो उस वस्तु की मांग घटती है, साथ ही साथ अनदर वस्तु की भी मांग घटे, यानी जो अर्थव्यवस्था में वस्तुएं होती हैं, सारी वस्तुओं की मांग घटने लगे, जबकि बी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब बी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट मांग ए वस्तु की भी गिरती है और मांग बी वस्तु की भी गिरती है, तो इस प्रकार का जो हमको दिखाई पड़ता है इलास्टिसिटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग कहा जाता है। दूसरा हमारे पास होता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु के अंतर्गत वस्तु का मूल्य बढ़ता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही साथ डिमांड केवल उस कमोडिटी गिरती है, अनदर कमोडिटी की डिमांड पहले से बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग स्थानापन्न वस्तु के अंतर्गत रखते हैं, यानी स्थानापन्न वस्तु की कैटेगरी के अंतर्गत इसे हम रखा जाता है। तो चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम लोग इस ऊपर वाले फार्मूले से देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए दो प्रकार की वस्तुएं हैं ए और बी। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ बी, यानी सबसे पहले अगर कोई वस्तु है बी और उस बी वस्तु की मूल्य में यदि कोई परिवर्तन आता है, तो किसके मूल्य में, बी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से ए वस्तु की डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, उसके रेशियो को हम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी अब आपको समझ में आ गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत दो कमोडिटी होती हैं। वो कमोडिटी स्थानापन्न हो सकती हैं, वो कमोडिटी आपके पास पूरक वस्तुएं हो सकती हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी एंड सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कमोडिटी हो सकती हैं। आपको एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है, उसको हम इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही सूत्र का उपयोग करके पूरक सामान की कीमतों में बदलाव के संबंध में मांग की क्रॉस लोच मापने के लिए इसे किया जाता है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, पेट्रोल कार्स, ऑटोमोबाइल, बटर ब्रेड, चीनी दूध से लेकर चाय और कॉफी तक सारी पूरक वस्तुओं के उदाहरण है। ठीक है, जैसे चीनी का अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेगा तो चीनी की डिमांड कम हो जाएगी, तो जब लोग चीनी महंगी होगी तो निश्चित रूप से मिल्क भी लेना कम कर देंगे। बटर ब्रेड, मान लीजिए बटर का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, तो बटर का प्राइस बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि इस बटर की डिमांड घटेगी और उसके साथ ही साथ ब्रेड की भी डिमांड घटती जाएगी, क्योंकि एक वस्तु आपका बटर का प्राइस बढ़ जाता है तो बटर के प्राइस बढ़ने का ये इफेक्ट हमको दिखाई पड़ता है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब दो सामान एक दूसरे के विकल्प होते हैं तो उनकी मांग सकारात्मक क्रॉस लोच होता है, क्योंकि एक की कीमत की वृद्धि दूसरे की मांग को बढ़ाती है। पूरक वस्तुओं की मांग में नकारात्मक क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि अगर कमोडिटी आपकी स्थानापन्न है तो क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी पॉजिटिव होगी, बट अगर आपके पूरक वस्तुओं की मांग में जो आपके पास नकारात्मक निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है, तो ये हम यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार क्रॉस इलास्टिसिटी हमने देख लिया कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमको दो वस्तुओं के विषय में डिफाइन करता है, एक आपके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के विषय में डिफाइन करता है और साथ ही साथ हमको कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के विषय में भी ये डिफाइन करता है। अब हम फार्मूला देख सकते हैं। फार्मूले के अंतर्गत हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग फार्मूला देखें तो यहां पर देख सकते हैं कि दो कमोडिटी है, आपकी एक्स एंड वाई कमोडिटी है, और यहां पर देखिए कि सबसे पहले जो चेंज होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी के प्राइस में परिवर्तन आता है पहला। उसके परिणाम स्वरूप
एक्स वस्तु के मात्रा में जो परिवर्तन आता है वो एनदर चेंज आता है। ठीक है, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला बन जाता है। तो अब आप क्या करते हो कि जब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात की जाती है तो क्रॉस इलास्टिसिटी में सबसे पहले चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, तो वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा पी वाई, यानी वाई कमोडिटी के जो प्राइस है और बेसिक जो प्राइस है ऐसे निकाला जाता है। यानी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जो आपकी क्वांटिटी होती है वो एक्स कमोडिटी अपॉन आपके पास एक्स होगा। इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला बनकर के आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि ईसी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। क्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स को। क्यू एक्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स को। ठीक है, अब क्या होता, डेल्टा आपका पी वाई ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स वाई को, एंड डेल्टा पी वाई रिप्रेजेंटिंग चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई को। यानी इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जो गुड्स आपका एक्स एंड गुड्स आपकी वाई है, इनके विषय में हम लोग यहां पर देख सकते हैं, और इस फार्मूले के आधार पर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन को संपादित कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि जो आपके पास, इसको वस्तु लिखते हैं, वस्तुओं, ठीक है, स्टॉक। तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की क्रॉस लोच हमेशा सकारात्मक होती है। यानी अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के बाद, ईसी कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपका धनात्मक आ जाता है, धनात्मक 1 आए, धनात्मक 2 आए, धनात्मक 3 आए, चाहे जो आ जाए, अगर उसका मान पॉजिटिव आ जाता है तो वो कमोडिटी क्या कहलाती है, वो कमोडिटी आपकी स्थानापन्न है। और स्थानापन्न का मतलब होता है कि अगर एक ए वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड डिक्लाइन करेगी, बट अनदर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग स्थानापन्न कमोडिटी के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, कॉफी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो चाय स्थानापन्न पेय हो जाएगा और चाय की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर जो अगर हम स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में क्रॉस इलास्टिसिटी की गणना करेंगे तो यहां पर जो हमको गणना करने के बाद आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, और इस प्रकार हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। ये आपका क्या है, स्थानापन्न वस्तु है, और स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में हमको क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तु की डिमांड डिक्लाइन करती है, साथ ही साथ अनदर वस्तु की भी डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड डिक्लाइन करती है। एक वस्तु की डिमांड डिक्लाइन की, अनदर वस्तु की डिमांड भी डिक्लाइन करती है। तो इस प्रकार की वस्तु को हम लोग पूरक वस्तुओं की अंतर्गत रखते हैं, और इसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी आती है उस क्रॉस इलास्टिसिटी को हम लोग निगेटिव के रूप में जानते हैं। यानी जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी आप इसमें कैलकुलेट करके पाते हो वो निगेटिव प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नोटेबल हो जाता है कि हरदम कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के अंतर्गत जो क्रॉस इलास्टिसिटी का मान है वो क्रॉस इलास्टिसिटी का मान निगेटिव प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ हमने किया, लेकिन ये इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। आपके पास प्राइस दिया है एंड आपके पास क्वांटिटी दी है, मात्रा और वो। एक वस्तु है, एक वस्तु का आपका प्राइस दिया गया है,
कोई एक वस्तु है दैट इज 10, तो उसकी खरीदी गई मात्रा 100 है। ठीक है, x वस्तु है ये एंड ये y वस्तु है, दो वस्तुएं हमको दी गई हैं। ठीक है, क्वांटिटी के रूप में एक x वस्तु का ये डेटा है एंड ये y वस्तु का डेटा है। प्राइस 20 हो जाता है तो डिमांड आपकी 80 हो जाती है। यहाँ पर प्राइस 8 दिया है, डिमांड 10 दिया है, यहाँ पर क्वांटिटी 100 दिया है और यहाँ पर क्वांटिटी फिर से 100 दिया है। ठीक है, तो अब कह रहा है यह प्रश्न कि आपको दो वस्तुएं x तथा y दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी के आधार पर वस्तु की प्रकृति बताइए। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इनका डेटा जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के पर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमको क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने के बाद हमको क्या करना है कि x तथा y के बीच में हमको क्रॉस इलास्टिसिटी चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x y दिया रहता है कि x एंड y, तो आपके पास क्या होता है कि मान लीजिए y कमोडिटी के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो y कमोडिटी के मूल्य को आपको लेना पड़ेगा और x कमोडिटी की मात्रा को आपको लेना पड़ेगा। तो y वस्तु के मूल्य को हम जब लेते हैं कि y वस्तु का जो मूल्य है, देखो y वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपके पास कितना होता है, y वस्तु का प्रारंभिक मूल्य P1 है तथा फिर सेकंड मूल्य आपका P2 है, और x वस्तु की क्वांटिटी को लेते हैं तो प्रारंभिक क्वांटिटी Q1 है तथा अनदर क्वांटिटी आपकी Q2 है। तो केवल यही दो डेटा आपका इंपॉर्टेंट होता है, अन्य डेटा आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये डेटा कई और प्रकार से भी रखा जाता है, मैं आगे चल करके एक और क्वेश्चन का एग्जांपल बना करके आपको दूंगा कि उस डेटा को हम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जब क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू एक्स की क्वांटिटी ऑफ एक्स है और डेल्टा पी वाई के विषय में बात करते हैं, पी वाई अपॉन क्यू एक्स के विषय में जानते हैं। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, अब आप डेल्टा क्यू एक्स का मान निकालिए, तो Q2 माइनस Q1, तो डेल्टा क्यू एक्स इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 80 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, अब आपको डेल्टा पी वाई का मान निकालना है, तो डेल्टा पी वाई इक्वल टू P2 माइनस P1 और दैट इज 10 माइनस 8, इट इज कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इनिशियल प्राइस P1 कितना है, P1 आपका 8 है। इनिशियल क्वांटिटी Q कितना है, Q आपका 100 है। अब बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ द फार्मूले के सारे वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो क्या निकल करके आता है, निकल करके आता है आपका -20 अपॉन डेल्टा पी का मान कितना है 2 इनटू आपके पी वाई का मान कितना है, यानी पी वाई का मतलब होता है, पी वाई का मतलब 8 है और आपके पास वैल्यू निकल के आती है क्वांटिटी की वैल्यू आपकी हो जाती है 100। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सिंगल जीरो से सिंगल जीरो डिडक्ट हुआ, 2 से 2 डिडक्ट हुआ, 4 दूनी 8, नहीं 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो क्या हुआ -4/5 आ जाता है। तो माइनस में इलास्टिसिटी आपकी आ जाती है। तो माइनस में जब आती है तो आप कौन सी इलास्टिसिटी कहोगे, जब निगेटिव आती है तो आपकी वस्तु क्या होगी, पूरक होगी। तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, पूरक वस्तुओं का ये डेटा दिया गया है। पूरक वस्तुओं के इस डेटा के आधार पर हम, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो निगेटिव वैल्यू आती है और निगेटिव वैल्यू होने के कारण यहां पर हम बता रहे हैं कि वस्तु क्या है, आपके पूरक वस्तु के अंतर्गत आती है, इसलिए ये डेटा हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आप अपने कॉन्सेप्ट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ताकि हम अदर एग्जाम्पल पर जा सकें और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकें।